बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, सियासी महाजराई से मुल्क में कितना मुआशी नुकसान हो चुका है हर खास व आम को इस बात का पता है। इस वक्त वफाकी मखलूत हुकूमत प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की सरबराही में जिस तरह से एक रैपिड और दिलराना फैसले कर रही है वो सबके सामने। हालिया हमने देखा कि 9 माह का प्लान IMF के साथ जो कि स्टैंड बाय एग्रीमेंट की सूरत में नजर आया, CPEC के साथ SIFC जिसमें मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए फ़रोग और कई दूसरे इक़दाम का बेड़ा भी उठाया गया। और इसमें हमने देखा कि पाक फ़ौज जो है वो हुकूमत के साथ एक पेज पर है। नाज़रीन, जो SIFC कायम की गई है और उसके बाद जो एपेक्स कमेटी है उसमें आर्मी चीफ और DG ISI ये भी शामिल हैं। इससे यकीनन हमें ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त मुल्क को जो मुआशी बहरान है उसको निकालने के लिए तमाम इदारे जो है वो साथ शाना बशाना खड़े हैं। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, एहसन इकबाल साहब ने एड्रेस किया और बताया कि 5 इक्तिसादी शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को रागिब करने, उनकी तरक्की के लिए जो रोड मैप है उसको तश्कील दे दिया गया है। और इन सेक्टर्स में यकीनन एग्रीकल्चर है, हमारी IT है, मिनरल्स हैं, हमारे एनर्जी सेक्टर है, हमारे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। इन सेक्टर में सरमायाकारी के लिए जो गैर मुल्की और जो मुल्की सरमायाकारी है उनको वन विंडो जो है उस ऑपरेशन के तहत तमाम सहूलतें दी गई हैं और यकीनन सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। दोस्त ममालिक से कहा गया है कि आप हमें एड ना दें बल्कि ट्रेड के जरिए पाकिस्तान की मदद करें और यकीनन इन्वेस्टमेंट के जरिए भी पाकिस्तान को सपोर्ट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब बात की तो उन्होंने ये इकोनॉमी रिवाइवल प्रोग्राम जो है इसको इन्होंने कहा कि मैं इसको ये नहीं कहूँगा बल्कि मैं इसको इकोनॉमी रिकवरी प्लान कहूँगा। आज प्रोग्राम में हम बात की जो इक्तिसादी ज़बूहाली से निजात पाने के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, जो पॉलिसी बनाई गई है, इसमें कितने रैपिड एक्शन लेने की जरूरत है। क्या सिर्फ ये लॉन्ग लास्टिंग प्लान ही काम आएगा या इसके साथ हमें कुछ शॉर्ट प्रोग्राम इकोनॉमी प्रोग्राम की तरफ भी जाना होगा। अपने गेस्ट का तारुफ करा दूं, इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है शकील अहमद रामे साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। और कुछ ही देर में हमें टेलीफोन लाइन पर और स्काइप पर भी ज्वाइन करेंगे मोहम्मद जुबैर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। साथ साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज दिफाई तज्जियाकार भी मौजूद होंगे। शकील साहब, सबसे पहले तो बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आप क्या समझते हैं कि हमने वैसे तो बड़ा नुकसान किया, ये 4.5 साल जो है कि सियासी महाज़ारे की वजह से हम बहुत पीछे चले गए, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में इकोनॉमी को लेके कोई लॉन्ग लास्टिंग प्लान या पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। इस वक्त जो रैपिड एक्शन ले रहे प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी मुआशी टीम, उसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, जो आप बात करते हैं 4.5 साल की इंस्टेबिलिटी, बल्कि मैं इसको शुरू करता हूँ 2013 से कि उससे आप बाद में देख लें जो भी गवर्नमेंट में होता है और जो अपोजिशन में हुआ उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया हुआ है कि वो इंस्टेबिलिटी चल रही है तब से लेके, यानी कि 10 साल का ये प्रोसेस है। और दूसरे जो लॉन्ग टर्म प्लान की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में इसका फुकदान है। आपको कोई गवर्नमेंट नजर नहीं आएगी कि जिसने आपको बताया हो कि हम नेक्स्ट 30 ईयर या 40 ईयर्स में कहाँ खड़े होंगे। बात जो भी होती है वो ये होती है कि अगले 5 साल में हम ये करने वाले हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट 4-5 साल बाद बदल जाती है तो उस गवर्नमेंट को श्योरिटी नहीं होती कि दोबारा पावर में आएगी। और जो हमारा बेसिक जो सिस्टम है ये भी एक कहने की बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। इस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो इस दफ़ा एक डिफरेंट चीज़ हो रही है वो स्पेशल इनिशिएटिव फैसिलिटेशन सेंटर जो बना है। अब देखें, जब बेशक गवर्नमेंट चेंज होती रहे मगर जो एक्टर्स होंगे वो जो इंस्टीट्यूशन है वो वहीं पर है, उनकी वो उस पॉलिसी को टो करेंगे। इस दफ़ा जो ये जो अभी SICF में FC में हुआ है, ये हुआ है कि आर्मी ने इंश्योर कर रही है कि उसमें सामने आके कि वी आर हियर और इसमें जो चीज़ होगी वो स्टेबिलिटी होगी चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, कि हम इसको यानी कि इसमें पार्ट होंगे। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है SICFC? किसी भी बिजनेसमैन से आप बात करें ना, वो 2-3 चीज़ों पे बात करता है। नंबर 1, वो कहता है कि कंटिन्यूटी क्या होगी। एग्जैक्टली, श्योरिटी भी चाहता है। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी कंटिन्यूटी क्या है कि ये ना हो कि आज एक पॉलिसी आई है कल दूसरी हो परसों तीसरी हो। और जब आर्मी पावर मौजूद है उन्होंने इसको इंश्योर करेंगे कंटिन्यूटी हो एक्शन में। नंबर 2, सिक्योरिटी, कि जो भी इन्वेस्टर मुल्क से बाहर से पाकिस्तान आएगा या किसी मुल्क में जाता है वो सिक्योरिटी पे बात करता है। और पाकिस्तान के बीइंग ए नेबर, यानी कि हमारे नेबरहुड में इतने जो कन्फ्लिक्ट चलते हैं चल रहे हैं उसकी वजह से सिक्योरिटी का इशू और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्मी पावर मौजूद होगी तो ये भी उनका कंसर्न टैकल हो जाएगा। अब बात है तीसरी चीज़, अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। देखिए, अच्छी चीज़ें तो हैं, एग्जीक्यूशन के लिए हमें इसको कैसे आगे लेके चलना है। पहले तो हमें ये देखना है कि जो वन विंडो की हम बात कर रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। आप हमारे को 30-40 साल में निकाल के देख लें, आपको हर गवर्नमेंट, हर मिनिस्टर, हर बंदा वन विंडो की बात करता नजर आएगा, मगर आज तक वन विंडो नहीं हुई।
क्यों नहीं हुई, उसके कुछ बुनियादी वजूहात हैं। एक तो यह है कि हमारे जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक छोटी सी। हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट भी मिली हुई है, चाइना की सपोर्ट भी मिली हुई है कि हम इधर हैं, हम अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बल्कि चाइना तो यहाँ तक जाता है, जैसा अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं डिफॉल्ट चाइना ने नहीं होने दिया, सारा कुछ मिला हुआ है, तो हम उसे क्यों फायदा नहीं उठा पा रहे? कि हमारे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं कर पा रहे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी आपस में ही देखती रहती हैं कि क्रेडिट गेम के चक्कर में कोई मिनिस्ट्री एजुकेशन इन्वेस्टमेंट कहता है मेरा है, प्लानिंग कहता है मेरा है, कॉमर्स कहता है मेरा है, एनर्जी वाले कहते हैं मेरे बगैर चल के दिखाएं, सारे आपस में लगे हुए हैं। ठीक है, इस जगह पे होना जो चाहिए SICF ठीक में। है, आपकी इजाजत से इस वक्त जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मोहम्मद जुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला। सर ये बताइएगा कि इस वक्त हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जितने भी इनिशिएटिव देख रहे हैं, उनके अगर तजुर्बे की बात करें तो बड़ा तवील तजुर्बा उनको एज ए CM पंजाब भी रहा है। इसके अलावा वो कामयाब बिजनेसमैन भी हैं, सनतकार भी हैं, लेकिन फिर भी जिस हाल में इस वक्त मुआशी बहरान में मुब्तला पाकिस्तान मिला उनको, इस इकदामात को हम कितना एग्जीक्यूट होता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि प्लानिंग्स तो बहुत अच्छी हैं। जुबैर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, उनसे राब्ता बहाल कर रहे हैं दोबारा। सर आप इसी को कंटिन्यू करें, लेकिन जैसे ही आएंगे जुबैर साहब तो मुझे सारी बात है, मैं समझता हूँ सरकारी चैनल है जी, देखिए सरकारी चैनल की बात नहीं, उनकी कमिटमेंट कहीं पर है जो कंटिन्यूटी के लिए, जो SICF को कामयाब बनाने की जरूरत है। इसमें से आपने ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को निकालना है, रेड टेपिज्म को, जिसका हम शिकार हैं। अगर आपने फिर दोबारा इस पूरे इनिशिएटिव को ब्यूरोक्रेट्स के और इसी तरह की चीज़ों के हाथ में दे देना कि जो टग ऑफ वार चलती रहे, तो ये भी फिर पिछले इनिशिएटिव्स की तरह होगा कि जिसमें ये होता रहा है कि बहुत अच्छा प्लान, जो CPEC की मिसाल दी, उससे बड़ी क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमें जी। दूसरी जो चीज़ है, इसको हमें टैग करना है CPEC के साथ। मैं क्यों कहता हूँ, इसमें 2 प्रायोरिटी एरियाज है ना इसमें स्पेशल इनिशिएटिव में, एग्रीकल्चर है, IT है और माइनिंग। देखिए इसमें अगर एग्रीकल्चर की बात करें, 3 चीज़ों की जरूरत होती है, लैंड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के पास जमीन है, मिडिल ईस्ट के पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये यानी कि आप कहेंगे एक बड़ा एक्सीलेंट। ठीक है, जुबैर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। जुबैर साहब शुक्रिया सर। सर हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जितनी भी इकोनॉमी को लेकर इनिशिएटिव हैं, जितनी भी प्लान्स हैं, और CPEC के 10 साल भी मुकम्मल हो गए और नून लीग की क़यादत में ये शुरू हुआ था, सबसे पहले तो इसकी मुबारकबाद। सर शहबाज शरीफ न सिर्फ एक CM पंजाब बड़े कामयाब रहे, इसके साथ वो सनतकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, पॉलिसीज बन गई हैं, एग्जीक्यूशन का मामला है। इस वक्त आपको क्या लग रहा है, ये काम कितनी तेजी से हो रहा है? देखिए ना, अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैलेंज था पाकिस्तान की मीशत को लेके, वो IMF था, क्योंकि उसके हुए बगैर पाकिस्तान की मीशत आगे नहीं जा सकती थी। तो जाहिर सी बात है, जहां आपको डिफॉल्ट का खतरा हो तो बाकी चीजें तो सब पीछे रह जाती हैं। तो वो मेरा ख्याल है सबसे इम्पोर्टेंट टास्क था, और वो अच्छे तरीके से हो गया, और बहुत अच्छे तरीके से हो गया। एक नया 9 महीने का एक हमें पैकेज मिल गया। उसका मतलब ये है कि अब से लेके मार्च तक पाकिस्तान पर कोई खतरा नहीं, और जितने भी हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी हम मीट करेंगे। और दूसरा उसमें आसानी ये है कि आपको पता है, हम सबको पता है कि इलेक्शन बीच में आ रहा है, और इलेक्शन का मतलब ये है कि नवंबर या दिसंबर में नई हुकूमत आएगी। तो मार्च तक जब हमें कवर ये है IMF का, इसका मतलब ये है कि जो नए फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे जो भी, तो उनको फर्स्ट मिनट से IMF की फिक्र नहीं होगी कि जी भागो जल्दी से IMF कराओ, क्योंकि मार्च तक तो हुआ है हमारा प्रोग्राम। लेकिन हमें सब एग्री करते हैं कि पाकिस्तान विल हैव टू गो थ्रू अ न्यू IMF प्रोग्राम जो लॉन्ग टर्म होगा, 3 साल के लिए जो। तो एक तो वहां से हमें एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज आ गई है। दूसरा ये है कि उसकी वजह से एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ है। जाहिर है जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उधर से भी अब फंड्स आ जाएंगे। आपने देखा है कि बॉन्ड मार्केट में भी हमारे जो बॉन्ड्स की प्राइस है वो इम्प्रूव हुई है, और बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आई है। स्टॉक मार्केट हैज पॉजिटिवली रिएक्टेड जो भी IMF के एग्रीमेंट के बाद। तो तमाम जो मेन पिलर्स हैं इकोनॉमी के, उन्होंने पॉजिटिवली रिएक्ट किया, क्योंकि इकोनॉमी जो है ना उसमें सेंटिमेंट्स का बहुत अमल दखल होता है। सिर्फ हुकूमत की पॉलिसीज पे नहीं होता, उसमें सेंटिमेंट क्रिएट करना, कभी नेगेटिव सेंटिमेंट्स हो जाए, हुकूमत फैसला करती रहे और फिर भी नेगेटिव रहते हैं। लेकिन इससे ये हुआ है कि जिस तरह से ये हुआ, और जो प्राइम मिनिस्टर ने पर्सनली
उसको लीड किए, इंटरवीन किया, वहां पेरिस में मुलाकात की, 2 मुलाकातें की, फिर उनको कॉल किया, तो ये एक रिजल्ट उसका ये निकला कि हमारा IMF के साथ हो गया। उससे एक जनरली पाकिस्तान में आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। और उसके साथ साथ जाहिर सी बात है पाकिस्तान को ये भी एहसास है, हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, कि ये दिस इज जस्ट वन पार्ट, ये जाहिर सी बात है बहुत से एक्शन लिए जाएंगे और जिसके लॉन्ग टर्म जाहिर सी बात है उसके फायदे होंगे, चाहे वो बिल्कुल स्टेट इंस्टीट्यूशन। जुबैर साहब, लेकिन एक सवाल ये है कि जो कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के स्टेटमेंट से ही करूंगी कि उन्होंने कहा IMF हमारी मजबूरी है, इसमें हमें खुशी नहीं होनी चाहिए। हम पाकिस्तान को अपने पैरों पे किस तरह खड़ा कर सकते हैं? जैसे कि SIFC की बात अगर हम कर लें तो FDI पिछले 4-4.5 सालों में बहुत सुस्त रवि का शिकार है, जिससे हमारी मईशत जो है वो बैठ गई। सवाल यहाँ ये है कि सरमायाकारी ही सिर्फ हमारी मईशत को जो है वो अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है, दीगर चीजों के अलावा, जैसे कि अभी अदम इस्तेहकामता सियासी उसको कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन डॉलर का रेट, महंगाई, रुपए की कदर में कमी, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों को भी एड्रेस करने की जरूरत है। देखें, बिल्कुल सही बात है। एक तो दो खजाने के डब्बे होते हैं, कह लें, एक डॉलर्स का और एक रुपयों का। रुपयों का आपका भरता है, आप जितने टैक्स रेवेन्यूज कलेक्ट करते हैं। इस दफा का जो टारगेट रखा है बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, जो कि अगर अल्लाह करे वो हो तो उससे पाकिस्तान की जाहिर सी बात है योर एबिलिटी टू स्पेंड मनी ऑन पीपल, क्योंकि उसी से जो FBR कलेक्शन करते हैं उसी में से हिस्सा जाता है NFC अवार्ड के तहत सूबों को। सूबों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तालीम, सेहत, साफ पीने का पानी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे चीजें जो कि बेहद, क्योंकि इसके बेनिफिट्स तो ट्रिकल डाउन उसी वक्त होते हैं जब तक अवाम पर खर्चा, और अवाम पर खर्चा करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो तो आपका टैक्स रेवेन्यूज आप जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए होगा। इस वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है जो आजकल हो रही है कि जी टैक्स में हम टैक्स मैनेजमेंट कहते हैं, टैक्स टू GDP, हम क्यों इतना पीछे हैं। और नई जो हुकूमत जो भी आएगी उसको ये एहसास होगा कि ये एक एरिया है जिसको ऊपर फर्स्ट 2-3 एरियाज में कह सकते हैं इंपॉर्टेंस। और सर, हम टैक्स रिफॉर्म्स की तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें FBI को भी नहीं भूलना चाहिए कि वहां जो हम देखते हैं कि कानून में जो पेचीदियां हैं, जो प्रोसेस बहुत मुश्किल है, अगर उसको आसान किया जाएगा तो टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय हम टैक्स पेयर में लोगों को लेकर आ सकते हैं। नहीं, देखें, एक तो देखें हमें सरमायाकारी डोमेस्टिक भी और फॉरेन भी दोनों बढ़ाने की जरूरत है, और दोनों के इश्यूज वहां जाके स्टम्पिंग ब्लॉक होता है। क्योंकि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो भी करता है, चाहे वो कोई कंट्री है या कोई कंपनी है या इंडिविजुअल है, उसके पास चॉइसेस होती हैं। और हमें समझना चाहिए कि वो इंडिया भी लेके जा सकता है अपना सरमाया, श्रीलंका भी लेके जा सकता है, बांग्लादेश की, वियतनाम, यही खत्ते में कंट्रीज है ना। तो वो पाकिस्तान क्यों आएगा जब तक पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देगा, जब तक पाकिस्तान में रेड टेपिज्म खत्म नहीं होगी। कि जो आपका जो अप्रूवल प्रोसेस है, वो जो अभी एक काउंसिल बनी है, उसकी वजह ही यही है कि पाकिस्तान में आके चीजें फंस जाती हैं। 10 डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में अगर जाएगी, बिल्कुल सही बात है, तो उसके मुकाबले में जो अभी ये काउंसिल बनाई है उसमें जो एपिक्स कमेटी है उसमें सारे बैठे हुए हैं। ठीक, तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसमें बैठी है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी बैठी है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी बैठी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बैठी है, सारे बैठे हुए हैं, और प्राइम मिनिस्टर उसको चेयर कर रहे हैं, और फौज का भी है। जब सब बैठे हैं तो वो मेरा ख्याल है उसमें फैसला साजी तेजी से होगी, और उसकी वजह से सर रियासत का जो एक और पहिया है ब्यूरोक्रेसी, उसके हवाले से भी बताइए, क्योंकि FDI जो इन्वेस्टर्स होता है उसको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, सरमायाकारी से मुतालिक बर वक्त फैसला नहीं कर पाते हैं, जो हमारा सरकारी जो काम जो होता है उसमें बेज़ाब्तगी भी होती है, सुस्त रवि भी बहुत ज्यादा होती है, साथ साथ विफाक और सूबों के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। पाकिस्तानी को ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये जो डराना धमकाने का माहौल होता है ना, जिसको हम नैब ने की वजह से ब्यूरोक्रेसी इतनी डर के बैठ गई थी, इतने सालों तक यहाँ लोग फैसला नहीं करते थे। वो इसलिए नहीं करते थे कि उनको पता था कि आज मैंने फैसला किया तो कल नैब आके मेरे हथकड़ियां लगा देगा, तो कौन फैसला करेगा। ये जो एक माहौल होता है ना, हम सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जैसे प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करता है, जिसमें फैसला करते हुए कोई घबराता नहीं है, डरता नहीं है कि जी फैसला करेंगे तो 7 में से अगर 10 फैसले सही होंगे तो 3 फैसले गलत भी हो सकते हैं। कोई इतना बड़ा चैंपियन नहीं है कि 10 के 10 फैसले सही करेगा। अगर हम वो उसको इंकरेज करेंगे, और मीडिया भी और दूसरे जो ऑपोजिशन
और दूसरी सियासी जमातें उसको समझेंगी कि ब्यूरोक्रेसी को फैसला करने का, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल बगैर किसी सोचे समझे, एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है, डिसीजन मेकिंग ब्रॉड बेस्ड अगर है और अगर कंट्रोल्स सही हैं तो वो फैसला हमें करना पड़ेगा। पाकिस्तान हैज टू कम आउट ऑफ दैट फेज कि जिसमें डराने धमकाने से ज्यादा इंकरेजमेंट होने की जरूरत है कि जी फैसला करें, और फैसला करेंगे तो आप आगे बढ़ेगा, अगर फैसला ही नहीं करेंगे तो मुल्क कैसे आगे तरक्की करेगा। दो तीन चीजें एग्जांपल्स हैं पीछे हमारे, एक स्टील मिल की जो प्राइवेटाइजेशन हुई थी, रिवर्स की थी प्रकाश चौधरी ने, जिसकी आज तक उसकी सजा पूरा पाकिस्तान भुगत रहे ना, आज भी हम तनख्वाहें दे रहे हैं लोगों को। और एक जिस तरह रिकेटिक में जो फैसले हुए जिसकी वजह से यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है, अभी गोल्ड और कॉपर के आपके पास रिजर्व पड़े हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, और वो जमीन के नीचे हैं और कोई निकालने के लिए तैयार नहीं। तो सर एक और चीज क्लियर कर दीजिएगा, ये जो एपेक्स कमेटी में जो इकोनॉमी रिवाइवल प्रोग्राम है इसमें 5 सेक्टर्स को अहदाफ किया गया है, मिनरल्स भी उसमें शामिल है। तो पाकिस्तान में तो इतने मिनरल्स हैं कि पाकिस्तान का जो अखराजात हैं 100 साल के वो पूरे हो सकते हैं। तो ये इस हवाले से भी एपेक्स कमेटी में कोई काम हो रहा है? एग्जैक्टली जो मैं बात कर रहा था, मिनरल्स जो हैं वो जमीन के नीचे तो कोई फायदा नहीं है ना जब तक उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करने के लिए दुनिया की बेहतरीन कंपनीज को ठेके देने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान को नहीं, पाकिस्तानी कंपनीज को नहीं उसमें कम्पीट करना चाहिए, बट वी नीड टू गेट द बेस्ट वेदर देयर आर पाकिस्तानी और फॉरेन कंपनीज टू कम एंड बिड, और उनको ये सहारा होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि यहाँ जो जब हम आएंगे तो हमारी हुकूमत चेंज होने के बाद डील कैंसिल नहीं होगी और इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू हो जाएगी, फिर जाके लोग आके यहाँ कम्पीट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। तो ये चीजें जो है ना, इसी दुनिया देखो ना, सऊदी अरेबिया की सब एग्जांपल देते हैं कि सऊदी अरेबिया उन्होंने 1930s में अरामको आ गया था और उन्होंने तेल निकालना शुरू कर दिया था, या कतर की एग्जांपल ले लें जो उनके पास गैस के जखायर हैं, अगर वो निकालते ही ना, अभी तक स्टार्ट ही ना करते तो एक गरीब मुल्क होता, आज सबसे अमीर मुल्क कैसे बन गया। तो आप इकदामात लेंगे, लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए, भाई ये हमने हुकूमत इलेक्ट की है, ऑपोजिशन बिल्कुल शोर मचाए, मैं ये नहीं कहता ना शोर मचाए, लेकिन उस हद तक शोर मचाए कि जब तक एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के थ्रू किसी को ठेका दिया गया या इन्वेस्टमेंट करने की इजाजत दी गई है। एपेक्स कमेटी का फायदा ये है कि सारे ऑन एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे, और जो जिसने सवाल रेज करने बिल्कुल रेज करे, ये भी मैं कह रहा, और ऑपोजिशन को रेज भी करने चाहिए, मीडिया को भी रेज करने चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज में खुश हैं कि आपने कोई चीज रुकवा दी है, कि स्टील मिल की आपने प्राइवेटाइजेशन रुकवा दी, तो आप इसी में खुशी महसूस कर रहे हैं, तो फिर फिर उसकी जो लॉसेज हैं उसका हिसाब किताब कौन देगा? 10-10 साल तक एक चीज फिर कोई अटेम्प्ट नहीं करता, कोई आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उनको पता है कि हमें पिछले जवाब देने। और फिर फॉरेन कंपनीज का, फॉरेन जो कंट्रीज हैं या कंपनीज हैं, वो पाकिस्तान के बारे में देखे ना, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया, लोग आए, इन्वेस्टमेंट की दबा के, 80s में क्यों नहीं आते थे, 70s में क्यों नहीं आते, इसलिए नहीं आते थे कि वो पकड़ की पॉलिसी होती। पाकिस्तान हैज टू गेट रिड ऑफ दिस थिंग, वी आर फार बिहाइंड, वी हैव टू कैच अप। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो हैं वो 24 करोड़ अवाम है, उनकी नजरें जो लीडरशिप है उसकी तरफ है, वो चाहे वो फौजी लीडरशिप है, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो सर ये जितने सरकारी इदारे हैं जो अरबों रुपए का, मतलब एक अरबों रुपए जो है उनके खाते में जा रहे हैं, अगर उनको प्राइवेटाइज नहीं किया जा रहा है तो क्या इसमें भी कोई सियासत मुलव्विस है? सियासत ही तो मुलव्विस है। अभी जब मैं प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर था तो स्टे ले लेती थी पीटीआई की हुकूमत, हम लंदन में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में होते थे तो वो स्टे ले लेती थी। मतलब आप सोचें, हम लास्ट स्टेज पे थे, पीआईए के, फेस्को के, स्टील मिल के, सारा कुछ हो चुका था, लास्ट मिनट पर आके अगर आप इस किस्म की अगर वो करने की कोशिश करेंगे, ये अभी जब पीटीआई की हुकूमत थी, हमने ऑफर की थी, ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की थी कि आप करें कौमी जितने भी इदारे हैं उसके बारे में जो भी फैसला करना है, चाहे वो रिस्ट्रक्चरिंग है यानी कि हुकूमत की तहवील में रहते हुए उसको इंप्रूव करें या प्राइवेटाइज करें, कुछ ना कुछ तो करना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आज पिछले साल पीआईए का लॉस पता नहीं 60-65 बिलियन था, इस साल 90 बिलियन है, तो 90 बिलियन किसी की जेबों से जा रहे हैं, किसकी जेबों से जा रहे हैं? टैक्स पेयर्स की जेबों से जा रहे हैं, वो टैक्स दे रहे हैं किसी और चीज के लिए और उसको पूरा किया जा रहा है उनके को बर्दाश्त करने के लिए। ये सारी चीजें ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब।
शकील साहब, डिस्कशन की कमिटमेंट थी इसलिए मुझे उनको फ्री करना था। सर, बहुत सारी बातें उन्होंने की और यही सवालात हमारे भी होते हैं। अब ये पॉलिसीज बन रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, एपेक्स कमेटी। एक तो ये कि दुनिया को एक मैसेज ये चला गया कि अब पाकिस्तानी सिविलियन हुकूमत और अस्करी हुकूमत ये मिलकर जो है पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में एक नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। और अश्योरिटी भी हो गई हमारे दोस्त ममालिक को कि चलो अगर हम इन्वेस्ट भी करते हैं तो उसमें हमारी अफवाज पाकिस्तान का भी एक कहेंगे ना, उनकी सुपरमेसी भी है, तो वो सिक्योर भी महसूस करते हैं। यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये कि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो ये जो सरकारी इदारे हैं जो बंद पड़े हैं, अरबों रुपए जिनकी मद में जा रहे हैं, ये मिस हैंडलिंग है, ये बदनीयती है, ये क्या है? आपने दो सवाल किए। एक तो अपेक्स कमेटी, उसमें मेरी जो जाती राय है उसमें दो चीज़ों की चेंज होने की ज़रूरत है। अच्छा। नंबर एक, उसमें प्रोफेशनल को लाने की ज़रूरत है। अभी उसमें आपको सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी और आपको पॉलिटिशियन नज़र आते हैं। वो चीज़ों को बहुत सारी होती है, इकोनॉमिक्स जो प्लानिंग होती है उसको नहीं समझ पाते। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। हमने 2006 में चाइना के साथ FTA साइन किया, मगर उससे पहले हमने चाइना से कुछ कंसेशंस मांगी कि हमें इस चीज़ पे ना 1% कर दें, इस पे 2% कर दें। हमने जो मांगा चाइना ने हमें दे दिया, मगर हमने उस वक्त ये नहीं पढ़ा कि चाइना का एक ऑलरेडी एग्रीमेंट भी है आसियान के साथ। अच्छा। उसमें मोस्टली चीज़ों पर 0 टैरिफ था। अच्छा। और ये हमारे पॉलिटिशियन को नहीं पता, ना ब्यूरोक्रेट को पता है। ये आज चीज़ जो है आपके प्रोफेशनल्स लेके आएंगे। सेकंड, कंटिन्यूटी के लिए देखिए आर्मी का होना भी जरूरी है। और इस कमेटी में मेरा ख्याल करता है अपोजिशन लीडर को भी शामिल कर लें, क्योंकि ये किसी की हुकूमत की नहीं है, ये मुल्क की कमेटी है। 9 मई के बाद तो आप खुद देखें ना जिस तरह कौमी सलामती को नुकसान अभी आप छोड़ दें, आपने शॉर्ट टर्म ना सोचें, आप लॉन्ग टर्म सोचें कि आप जो भी अपोजिशन हो, इस वक्त राजा रियाज अपोजिशन में है, वो अपोजिशन लीडर है, वो आप किसी को दूसरी तरफ इशारा ना करें 9 मई का। नेक्स्ट भी जो भी हो, वो एक कंटिन्यूटी होगी, क्योंकि बीइंग अपोजिशन अगर वहां बैठा है तो जब हुकूमत में आएगा तो उसको लेके चलेगा। दूसरी बात आपने की कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो जब अपोजिशन लीडर थे तब भी वो ऑफर करते थे, और जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी इमरान खान पीटीआई चेयरमैन को ऑफर करते थे कि हाँ जी, आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना, कोई इसको डिनाई ना कर सके, जिसको हम इकोनॉमिक कंसेंसस की बात करते हैं सारा कुछ। नंबर 2, आपने बात की इंस्टीट्यूशंस की। देखें, जो प्राइवेटाइजेशन है मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ जो मसला है वो गवर्नेंस का। मुझे एक दुनिया में एक बिजनेसमैन बता दें दुनिया का जो ऐसी कंपनी खरीदना चाहेगा जो नुकसान में रहती है और नुकसान में रहेगी, एक बिजनेसमैन बना दें। यहाँ मसला है गवर्नेंस का। हमारे क्या हुआ है कि हमने एक ही जगह 10 बंदे भर्ती किए हुए हैं, उनको फारिग करें। ओके, हम इस चीज को छोड़ दें, हम स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर देते हैं, हम रिसाइज कर लिया, उसकी लाइबिलिटी कौन पे करेगा? जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज हैं। फिर सबके सब मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक किसने देना है? उनके जब फारिग होंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे घरों को चले जाओ, हम कुछ नहीं दे रहे, उस पर पैसा लगना है। अर्जेंटीना में ये हुआ था, जब उन्होंने प्राइवेटाइज किए उनका कर्जा कम होने के बजाय बढ़ गया। ठीक है, वो इसलिए कि ज्यादा पे करने के बाद बात है कुछ नहीं है। असल मसला है इन इंस्टीट्यूशंस की गवर्नेंस का। और ये क्यों जरूरी है? ये फॉर्म कोई भी मुल्क जो है टैक्स रेवेन्यू पे नहीं सस्टेन कर सकता। आप इसको मैं ऐसे मिसाल बताता हूँ आपको। देखो, जब कोविड-19 आया, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है ना, हम कहते सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसको $2 ट्रिलियन प्रिंट करना पड़ा। ठीक, क्यों? उसके गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, ठीक है, प्राइवेट के पास था। ठीक है, अभी भी उसका जो कर्ज है, इस बार फिर उनका शटडाउन हो गया था, दोबारा उनको कर्ज की लिमिट बढ़ानी पड़ी। फिर दूसरी तरफ चाइना देखिए, उन्होंने $1 प्रिंट नहीं किया, क्योंकि उनके जीडीपी में 32% उनकी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का है। ठीक है, इट्स मैटर कि आप रन कैसे करते हैं, ये मैटर करता है। ये नहीं है कि उसको बेच दो। इस तरह तो कहेंगे लोग, कहेंगे गवर्नेंस ठीक नहीं है तो गवर्नेंस को भी प्राइवेटाइज कर दो। एक किराए पे एक प्राइम मिनिस्टर ले आओ, किराए पे एक वो ले आओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, इस वक्त हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने ज्वाइन कर लिया है, दिफाई तज़्किकार है, स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, डिस्कशन तो आप सुन ही रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि ये जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, ये जो इक़दामात लिए जा रहे हैं मईशत को बहाल करने के लिए, इसमें एपेक्स कमेटी का भी परसों इजलास हुआ था। सर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या मुआशी बहाली के लिए इस वक्त जो मनसूबा बनाया गया है, फौज जो साथ बैठी हुई है सिविलियन हुकूमत के, क्या ये पैगाम दुनिया भर में जा रहा है? क्या है कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए इदारे और सिविलियन हुकूमत जो है एक पेज पर है? डेफिनेटली, और यही वजह है कि चीफ आर्मी स्टाफ को इसमें ऐड किया गया है। देखें, FATF में जब पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी, कभी कुछ पॉइंट एजेंडा हो रहा था, कभी कुछ पॉइंट्स हो रहे थे, फिर एक GHQ में प्रॉपर 2 स्टार मेजर जनरल के साथ एक कमेटी बनाई गई, और देन दे कोऑर्डिनेटेड विद ऑल अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो रेवेन्यू के हों या फाइनेंस के हों, जितने भी थे, इंटीरियर के हों, सबके साथ बैठ के, और अल्टीमेटली टाइम फ्रेम के अंदर
उसको फाइनल किया और वो फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान ग्रे से वाइट लिस्ट में आ गया। लाइकवाइज इस वक्त दुनिया में देखें, क्योंकि जब आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो ना गवर्नमेंट पाकिस्तान में, और जिसकी वजह से दे डोंट नो कि अभी अगले इलेक्शन होने किसने आना है क्या आना है, सो दे वांट कि आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो 3 साल रहते हैं, और मिलिट्री रिलेशन हमारी सब इन ममालिक से अच्छी है जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से इनका नाम डाला गया ताकि क्रेडिबिलिटी हो, इन्वेस्टर का जो है ना वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और उसके बाद इसको फेयर तरीके से किया जाए। आई एम श्योर कि चीफ आर्मी स्टाफ की जगह अल्टीमेटली कोई 3 स्टार या 2 स्टार आएंगे, और वो फिर बैठ के आपस में एक लेवल पे सारे बैठ के कमेटी में डिसाइड किया करेंगे, ताकि वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट एड, वी आर गेटिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपके सामने अभी आज आर्मी ने एक और चीज इनॉग्रेट की है जिसको हम कहते हैं लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें एक 2 स्टार डीजी जो है हमारे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स के उनको इनकॉर्पोरेट किया है, और वो 44 लाख एकड़ वेस्ट अनकल्टिवेटेड लैंड को रिक्लेम करेंगे इसको। फौज इसमें ये नहीं है कि फौज को खुदा न खाते इसको यूज करेगी, दे विल हेल्प ऑल द छोटे जिम्मेदारों को देंगे, उनको हेल्प करेंगे ताकि इसमें हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इसमें आपकी फूड सिक्योरिटी भी आ जाती है, इसमें आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, आपकी रोड्स आ जाती है। यू सी आई ऑनेस्टली फील के देखें आर्मी का जो मेन काम होता है ना 6 महीने का होता है, लेस एम्प्लॉयड ऑन बॉर्डर ड्यूटी, जिसमें आप ये देखेंगे उसमें आपके जो लोग हैं ऑपरेशन ट्रेनिंग सब कुछ करने के बाद 6 महीने के लिए मैं फील करता हूँ कि आर्मी को शुड बी यूज एज अ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस के अंदर, जिसमें रोड्स कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद एग्रीकल्चर है, यहाँ पर हमारी मैन पावर को यूज करें विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और फिर उसके बाद रिक्लेम करके छोटे 5-5, 10-10 एकड़ जमीन छोटे जिम्मेदारों को दें, और ताकि वो इसको कैलकुलेट करें। अल्टीमेटली इट विल ऐड टू आर शुगर को करेगी, वीट को करेगी, कॉर्न को करेगी, कॉटन को करेगी, देखो सो मेनी थिंग जो इसके अंदर आ सकेंगी जो हम इंपोर्ट करते हैं। आई थिंक ये अभी वो वक्त आ गया है कि हम सब मिलके इसको करें। ये दुनिया में बहुत जगह ऐसे होता है, बहुत जगह ऐसे होता है। और फिर आपकी गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए। जगह हमारी गवर्नेंस अगर बेहतर होगी तो उससे लोगों का कॉन्फिडेंस अवाम का अपने लीडरशिप पर आएगा, फिर फौज की ग्रोथ कम होती जाएगी। लेकिन अगर इतनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी है, व्हाई नॉट यूटिलाइज देम, नॉट के फॉर एनी पॉलिसी मेकिंग के अंदर आपको वो मैन पर यूज करें, उनकी इस्तेमाल करें। इंजीनियर आपकी पूरी कराकोरम हाईवे बना गए हैं, तो व्हाई नॉट यूज आप NHA के साथ उसको लगाएं और डेवलपमेंट करें। टाइम फ्लैग में रखें कि जहां फौज की कमिटमेंट नहीं है, जब वो ऑपरेशन ड्यूटी कर रही है, ट्रेनिंग कर रही है, लीव दोस पीरियड आउट एंड रेस्ट। आई थिंक ये वक्त आगे हम सारी हार्मोनाइज करें नेशनल जितने हमारे एसेट्स हैं और उनको इस्तेमाल करके। अब जितनी आपकी रिफाइनरी लग रही है गवादर में, 3 अरब डॉलर दे रहा है सऊदी अरब आपको पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए, से $500 मिलियन वो सिर्फ एग्रीकल्चर के दे रही है, जो हमारी बैकबोन है। इट इज 37% आपकी GDP को वो सपोर्ट करती है। इसलिए दीज आर द टाइम जिसमें मेरे ख्याल में हुकूमत और फौज का बड़ा अच्छा यहाँ मांगी है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, और जो हुकूमत भी बने आई एम श्योर कि उट शुड कंटिन्यू। सर इसके साथ साथ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की भी बहुत जरूरत है, वो क्योंकि देखिए ना हम तो बहुत पुराने तरीकेकार पर चल रहे हैं, ज़रूरी खुद कफील मुल्क होने के बावजूद जो है हम अजनास बाहर से मंगवा रहे हैं, तो इन तमाम चीज़ों को भी क्योंकि इसके बगैर तो आप नताइज हासिल नहीं कर सकते। शायद यही जो ये बनाई है ना इन्होंने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज के रिसर्च, ताकि हम बाहर से क्यों हाइब्रिड राइस का चावल मंगाते हैं आजकल लग रहा है, क्योंकि मैं भी थोड़ी एग्रीकल्चर करता हूँ, मुझे पता है व्हाई वी शुड गेट फ्रॉम चाइना एंड सो मेनी अदर कंट्रीज। व्हाई नॉट रिसर्च करके अपना बीज बनाए। आप जो कॉटन का बीज है वो इंडिया से इंपोर्ट करते पे आता है BT, व्हाई नॉट टू हैव योर ओन। आप क्यों वेस्ट करते हैं फॉरेन इन चीजों के ऊपर? तो हमें अपनी रिसर्च R&D को बहुत डेवलप करना है। लेटेस्ट इम्प्लीमेंट्स टेक्नोलॉजी चाइना से हमारे पास वो इतनी एग्रीकल्चर अच्छी चला रहे हैं, वो हमें यूज करने की जरूरत है। ऐसी चीजों को हमने अब हार्मोनाइज करना है। आपके ट्यूबवेल्स, आपके सोलर, आपने उसको इंसेंटिव जो देना है एग्रीकल्चर को, जो ट्यूबवेल चलाता है उसको हमने कैसे करना है। उसके बाद आपकी इम्प्लीमेंट्स कैसे होने चाहिए, ट्रैक्टर और अदर चीजें, ताकि सारी चीजों को हम लेके अब आगे मैकेनिकल काम कर। अभी भी चावल एक हाथ से वो हम लगा रहे होते हैं, पान लगाते हैं, मीट पैंट करते हैं। अब आगे आपके
कि आप मैकेनिकली उसको लगा लेते हैं, यू सेव लॉट ऑफ टाइम। कटिंग वगैरह अभी भी दराची से काट रहे होते हैं और अभी मशीन आ गई है, चलती है, पूरा 10 एकड़ आपका 1 घंटे में वो काट के चावल ले लेता है, उसी में वो क्लियर भी कर देती है, एक टूड़ी अलग कर देती है, गंदम अलग कर देती है, देयर सो मेनी थिंग। ये सारी चीजें फौज की टेक्निकल कमेटी प्लस हमारे ज़राअत के एक्सपर्ट पाकिस्तानी प्लस वो बात ठीक है कि एपिक कमेटी में आपके टेक्निकल एक्सपर्ट जरूर होने चाहिए बिल्कुल। हर शोबे के, ताकि वो भी आके अपनी इनपुट दें और काम करें। हारिस साहब, आप हमारे साथ रहिएगा मौजूद। शकील साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। शकील साहब, आप भी यकीनन इस चीज़ को सेकंड करेंगे जो हारिस साहब ने कहा कि इस वक्त ज़रूरत इसी बात की है कि सब मिलकर, और एग्रीकल्चर तो वो चीज़ है कि अगर एग्रीकल्चर और आईटी को ही हम अगर थोड़ा बहुत एड्रेस कर लें तो हमें ये शॉर्ट टर्म जो है ना एक प्लान के नताइज आने शुरू हो जाएंगे। देखें, एग्रीकल्चर का जो पोटेंशियल है, इस पर मैंने तो बहुत लिखा है, कई सालों से लिख रहे हैं कि एग्रीकल्चर को हम उस तरह पोटेंशियल से यूज़ नहीं कर पा रहे। जो अभी रिक्लेमेशन लैंड की बात हुई है जो बड़ी अहम है, क्योंकि हमारे पास इस वक्त 8.4 मिलियन एकड़ जो है वो हमारे पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड पड़ी हुई है, यानी कि 84 लाख एकड़। ये कुछ छोटा फिगर नहीं है, जिसमें 4.5 लाख 4.6 जो मिलियन है वो सिर्फ बलूचिस्तान में है, जो हम बलूचिस्तान की लाइफ को चेंज कर सकते हैं अगर हम उसमें ले आए। वहाँ से एक्सपोर्ट भी आसान है क्योंकि ग्वादर पोर्ट बन चुकी है। मगर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है तो हमें इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने की ज़रूरत है। अब देखें, जो हमारा पहले हुआ था ना, हमने जो कहते हैं रिसर्च को एजुकेशन से सेपरेट कर दिया। आपकी फैसलाबाद में सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, मगर उसके अगेंस्ट जो उसके साथ अदारे बने थे, यूब रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो गया, नेबजी हो गया या दूसरे थे, वो उसके साथ ही नहीं है। अब जो स्टूडेंट ने रिसर्च करनी थी या प्रोफेसर ने रिसर्च करनी थी, उनके पास एवेन्यू नहीं है। अब आपको थ्योरेटिकल रिसर्च पे जाना पड़ रहा है। अगर तो गवर्नमेंट वाकई इसमें सिंसियर है तो इसको ये गैप खत्म करना पड़ेगा। जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है उनको यूनिवर्सिटी के साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट नहीं है वो जो लेके चलते हैं। जब उनको शुरू में पता ही नहीं होगा रिसर्च कल्चर क्या है, रिसर्च करते किस तरह है, तो वो डिग्री लेके वो हमारी तरह इधर बैठे होंगे। मैं भी एग्रीकल्चर का ग्रेजुएट हूँ, मगर हम और काम कर रहे हैं, क्योंकि जो चीजें होती हैं आपको देख के चलनी पड़ती हैं। उन यूनिवर्सिटीज को करें आप एम्पावर। मैंने 2005 में थीसिस किया था, आप सुन के हैरान होंगे कि पंजाब में जो कि एग्रीकल्चर रिसर्च की इन्वेस्टमेंट थी ना, उसमें 85% टू 90% एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट थी। सिर्फ 5% बचती थी जो हार्डकोर रिसर्च के लिए। अब मुझे ये बताएं वो 5% से क्या रिसर्च करेगा? जैसा उर्दू की कहावत है, गंजी नहाएगी क्या नचोड़ेगी क्या, यानी कि वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। आपने उनसे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है। इसके बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सीपैक के अंडर चाइना ने हमारे साथ ये मुआहदा किया है कि वो हमें 9 रिसर्च इंस्टीट्यूशंस बना के देंगे एग्रीकल्चर के, डेडिकेटेड एग्रीकल्चर के। अगर हम जी हारिस साहब, अब ये जो SIFC में जो 5 टारगेट इन्होंने रखे हैं, जिसमें हमने एग्रीकल्चर पे भी बात की, आईटी पर आ जाते हैं। पड़ोसी ममालिक आईटी से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, हमारे पास इतने हमारे 63% बल्कि सब तो नियर अबाउट 70% हमारी यूथ है, हम स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पा रहे अभी भी। ये तमाम छोटी छोटी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम करेंगे तो यही मिलकर जो है एक लॉन्ग लास्टिंग प्लानिंग, एक पाकिस्तान के लिए जो कहते हैं ना कि तवील मुद्दती एक मुआशी प्लान के नताइज हासिल हो सकेंगे। आईटी के लिए इस वक्त जो सागदार साहब ने इनिशिएटिव लिया है, टैक्स से थोड़ा छूट दिला दी है, सारा कुछ है, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है आईटी के लिए हम उस तरह काम नहीं कर रहे हैं। शादिया, ये एक इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लेट मी टेल यू, अगर पाकिस्तान आईटी की इंडस्ट्री को डेवलप कर ले सही, क्योंकि इसने इतना रोजगार है एंड एफर्टलेस। एक कंप्यूटर लैपटॉप चाहिए आपको, उसके साथ 2 आपके तक मैच के पूरी दुनिया में अपने बिजनेस कर सकते हैं। ये है कैपेबिलिटी। और जो स्टडीज है वो ये है कि 8 साल में पाकिस्तान $100 बिलियन की आईटी का बिजनेस कर सकता है। इमेजिन करें आप। इसके साथ जो आपको सोलर एनर्जी अब आ रही है, दिस कैन गिव यू लॉट ऑफ बूस्ट टू योर इंडस्ट्री। और थर्ड ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर जो हमारे इकोनॉमिक इंजन है, कि इतनी बड़ी जमीन, अभी 88 लाख, मेरे पास 44 लाख एकड़ वेस्ट लैंड है। इसको रिक्लाम, फौज की कैपेबिलिटी है, उसको मैन पावर है, आप उसको यूज करें। उसको आप देखें, आप सैलाब में इस्तेमाल करते हैं, आप और डिफरेंट जगहों में ले जाते हैं, खुदा न खासा जलजला आ जाता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, वो नेचुरल कैलेमिटी में इस्तेमाल करते हैं। वाई नॉट टू यूटिलाइज 4-5 लाख जो आपके पास लोग मैन पर अवेलेबल हो जाते हैं, 2 लाख भी होते हैं। सी कितना आपको लेबर फोर्स, आपको टेक्निकल लेबर फोर्स मिल रही है, इनमें ट्रेनिंग फौज में की होती है। तो ये आईटी को देने के लिए इसके लोगों के एक्सपर्ट्स को बैठें, उनसे मीटिंग करें,
फाइंड अ सोल्यूशन। ये एक तो रोजगार इतने लोगों को मिल जाएगा कि ये जो स्नैचिंग, डिकॉयटी, ये सब सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे। ये सबसे जरूरी है। और फिर आपको जाहिर है कि एग्रीकल्चर को कोई नो क्वेश्चन के ना करें। आप कोई मुल्क, ज़रूरी मुल्क हो और वो आप गंदम इंपोर्ट कर रहे हो, शुगर इंपोर्ट कर रहे हो, दालें आप सारी इंपोर्ट करते हैं, मुझे बताएं हाउ मच यू वेस्ट योर मनी। आप पाम ऑयल वहां से लेकर आते हैं, एडिबल ऑयल लेकर आते हैं, व्हाई, व्हाट इज द हेल्थ दिस इट? 3-4 बिलियन तो एडिबल ऑयल के मद में हम दे देते हैं। आप बताएं तो व्हाई डोंट डू इट? ये दो, लेकिन लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट, कट्स, करप्शन, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम पाकिस्तान। इसके लिए दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। आपका चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंट्री, साथ उनकी टीम, अगर वो एक फोकस लेके हार्मनी के साथ चलते हैं, एवरीथिंग डूएबल इन पाकिस्तान। तो सर, ये जो मीटिंग में बात की जाती है पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए, एक तो हमारा एनर्जी क्राइसिस है, दूसरे हमारे प्रोडक्ट कॉस्ट भी बढ़ती है, लाजमी से पता है, अब इम्पोर्ट बंद थी, अब इम्पोर्ट खोल दी है। डॉलर का हमें जो एक मसाइल था, उसकी ऊंची उड़ान थी, एक दफ़ा कंट्रोल हुआ, फिर ज़रा हमने देखा कि दोबारा डॉलर की कीमतें बढ़ गई हैं। तो अब ये इन तमाम चीज़ों को मतलब किस तरह मैनेज किया जा सकता है? देखिए शादिया, एक और आप मुझे बताएंगे, आप हम फ्यूल लेते हैं, आपको फ्यूल नहीं मिल रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आपके थर्मल पे सारी बिजली होती है। डू यू नो हाइड्रो इलेक्ट्रिक कैपेसिटी पाकिस्तान की कितनी है? आप हैरान होंगी कि सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में अगर आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पे जाएं और छोटे डैम बनाएं, 1 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन जनरेट एट द कॉस्ट ऑफ 1 to 2 रुपीज। वेयर वी आर स्पेंडिंग, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? इट इज ओनली यू नीड टू हैव अ गुड गवर्नेंस, यू नीड टू हैव अ टीम। आप 5-6 शोबे बना लें कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर, एग्रीकल्चर, IT। पाकिस्तान 10 साल के बाद इंशाल्लाह यू विल नॉट बिलीव कि हम कहाँ होंगे। बट द ओनली प्रॉब्लम इज परसू योर ऑब्जेक्टिव्स, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं। गवादर इज मस्ट, गवादर इज अ जंप ऑफ पॉइंट, बिकॉज देखें, यू आर अ न्यूक्लियर कंट्री, you have a you're an Islamic country, large standing army, fighting army. What you need is economic prosperity. आपको नहीं होने देते। क्यों IMF वर्ल्ड में आपको कितने कुछ कर रहे हैं, गवादार बनने नहीं दे रहे हैं, टेररिज्म हो रहा है। There is some reason for this. ठीक है, अच्छा सर, लास्ट सवाल भी ले लीजिए, फिर मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगी और शकील साहब से बात करूंगी। अब ये जो हमने BRT का जो हमने 10 साल कंप्लीट किए हैं, बड़ी खुशाइन बात है, गो के हमें बहुत इसमें हर्डल्स रहे। 2013 में इसको होना था, PTI जो अपोजिशन जमात थी उसकी वजह से वो नहीं हो सका, चीनी सदर बाद में आए, 2014-15 में इसका एग्रीमेंट हुआ। अब जो 4.5 साल पिछले जो हमें सुस्त रवि का शिकार रहा CPEC के प्रोजेक्ट्स, इस वक्त अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास है, डायरेक्शन हमें मिल गई है। अब ये जो आपने गवादर की बात की, तो मैंने अपने प्रोग्राम में ये भी बात की थी कि गवादर में जो CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके मसाइल को एड्रेस करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस में ये चैलेंज भी शामिल है। देखें, आज शायद ये प्रॉब्लम ये होती है, बलूचिस्तान के इतने अच्छे लोग हैं, रियली देयर डिप्राइव्ड। बलूचिस्तान के अगर फैसले करने हैं ना, तो इस्लामाबाद की टीम को उठ के बलूचिस्तान जाके बैठना पड़ेगा, एंड देन एंश्योर एंड फ्रेम सच अ रूल कि सारी जो लेबर फोर्स, टेक्निकल जो पॉसिबल है, सब फोर्स वहां से ले। जब लोगों को, बच्चों को, जवानों को रोजगार मिल जाएगा, वो नहीं fall into the hands of these hostile intelligences। जब उसको जॉब मिल रही है, उसके बच्चे शादी हो रही है, 2 बच्चे हो रहे हैं, तो वो मेन स्ट्रीम में आ जाता है। ही विल नेवर डू गो टुवर्ड दिस सुसाइड बॉम्बर, टेररिज्म। क्यों करता है? क्योंकि हॉस्टाइल एजेंसी उसको 20, 25, 30, 40 लाख हजार रुपए महीने का देते हैं, वो जाके 2 धमाके कर देता है। तो आपने ये चीजें, हमें वी नो इट, अगर मुझे आपको सब पता है, एवरीबॉडी नोज इट। द ओनली थिंग इज देयर इज अ पॉलिटिकल विल एंड मेंटल रिजॉल्व। ये अगर आज जिस तरीके से हुकूमत कर रही है, इस पे सीरियस हुई हुई है। आई विश कि जो भी नई हुकूमत आए, जिसको मैंडेट मिले, दे शुड कंटिन्यू द पॉलिसी, और एक गोल करके 10 साल के लिए आप देखें पाकिस्तान इंशाल्लाह कहाँ इकोनॉमिकली तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने वक्त निकाला। शकील साहब, अब जो बातचीत चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि हम लाइव स्टॉक की बात करें, क्योंकि SIFC में ये भी है, फिर हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स भी है, हम एग्जीबिशंस भी करते हैं, हम यहाँ पे चीज़ें बना भी रहे हैं। लाइव स्टॉक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा वो, एक तो डेयरी फार्म में हम 5वें-6ठे नंबर पर हैं, हम उसको वही बात आ जाती है कि हमारी गवर्नेंस पहले अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास चीज़ें तो बहुत सारी हैं, एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं सिर्फ गवर्नेंस की वजह से। लाइव स्टॉक में हमें क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, लाइव स्टॉक के आने से पहले एक बात मैं आपके साथ कहना चाहूँगा, जो SIFC है, इस पर हमें हाइप नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हाइप कर देते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं,
वो बाद में अगर थोड़ा सा भी तो कहते हैं देखो जी ये तो सारा पता नहीं किसके लिए हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आप पे ही बुराई होगी। इसको जो है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस के लेके चलें। जिस तरह हमने CPAC पे किया, वो ये हो गया, वो लोग पूछना शुरू हो गए साल बाद वो किधर गया। हालांकि ये तो 2030 में जाके हमें इसके सही बेनिफिट नजर आना शुरू होने थे, या 5 साल बाद हमें इसके ऐसे बांधने थे। हमें ये हाइप से निकलना पड़ेगा, इस मेंटालिटी से कि किसी भी चीज को पकड़ के उसको आसमान पे चढ़ा दो। दूसरी बात यह है कि अब लाइफ स्टॉक जो है कि एग्रीकल्चर से डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या कहते हैं इंटरकनेक्टेड है। अगर लाइफ स्टॉक को पालना है तो अब एग्रीकल्चर से ग्रास लेनी पड़ेगी, सारी मैनेजमेंट वही करते हैं। ठीक है। अब पॉलिसी जो एग्रीकल्चर हो या ये हो लाइफ स्टॉक, इसमें 2 प्रॉब्लम बड़े अहम है जिसको हम सॉल्व करने की जरूरत है। नंबर 1 तो हमने बात की थी जो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी पर एकड़ बहुत कम है, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्वालिटी सीड चाहिए। ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास स्पीशीज हैं इसकी एनिमल्स की, उसको भी हमें मॉडिफाई करना है या उसको बेहतर लिया करना है कि उनकी प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है। ये 2 चीजें करनी है। तीसरी जो सबसे अहम चीज है सप्लाई चेन। ठीक है। कि दूध अगर गांव से आएगा 300 किलोमीटर पे खराब हो जाएगा। ठीक है। सब्जी आएगी, रोड टूटे हुए हैं, इन सारी चीजों के लिए हमें चाहिए होता है कि रेफ्रिजरेटेड सप्लाई चेन। चले, बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, डिस्कशन में शामिल हुए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, सारी डिस्कशन आपने मुलाहिजा की, बहुत सारे सजेशंस हैं, एडवाइसेस हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब की नीयत भी है, पूरी टीम मिलकर काम भी कर रही है, लेकिन साथ साथ मुल्क को, आवाम को और तमाम इदारों को, स्टेक होल्डर को, अपोजिशन जमातों को मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल बहरान से निकालना होगा। लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म पॉलिसी भी बनानी होगी, तभी हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह निगहबान।